मिस्र की अज़ीमुश्शान तारीख़ क्लोपेत्रा के बग़ैर नामुमकिन है। क्लोपेत्रा को हुस्न की देवी, बेवफ़ाई की अलामत और जहरीली नागिन जैसे अलक़ाबात दिए जाते रहे हैं, लेकिन जदीद तहक़ीक़ ने इनमें से अक्सर को गलत साबित कर दिया है। आज हम इस वीडियो में आपको उन तमाम हक़ाइक़ के मुतालिक बताएंगे और क्लोपेत्रा के सहर अंगेज़ तारीख़ को जानने की कोशिश करेंगे। क्लोपेत्रा को इस जहां से गुजरे 2000 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। वो इतनी खूबसूरत और हसीन थी कि उसे देखते ही लोग उसके हुस्न में गिरफ्तार हो जाते थे। जब वो पानी पीती तो पानी उसके खूबसूरत गर्दन से गुजरता हुआ बाआसानी दिखाई देता था। कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ जानवरों के दूध से नहाया करती थी। मिस्रियों के मुताबिक वो हुस्न की देवी थी जो क्लोपेत्रा के रूप में इस दुनिया में ज़ाहिर हुई थी। खूबसूरत औरतें यूं तो दुनिया में पैदा होती रहती हैं, लेकिन क्लोपेत्रा जैसी शख्सियत शायद ही किसी को नसीब हुआ हो। अगर बेपनाह हुस्न के साथ औरत को जहानत भी अता की गई हो तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं। क्लोपेत्रा हुस्न की मलका तो थी ही, लेकिन इसके साथ साथ बला की ज़हीन भी थी। उसने बड़े बड़े चालाक बादशाहों को अपने जुल्फ़ों का असीर बना रखा था। क्लोपेत्रा मिस्र पर हुक्मरानी करने वाली 33वें ख़ानदान की आखिरी हुक्मरान थी। इसके जद्द अमजद सिकंदर आज़म का जर्नैल बतलीमूस था। उसने सिकंदर आज़म के मरने के बाद खुद मुख्तारी का ऐलान करके मिस्र पर कब्ज़ा कर लिया था। इस ख़ानदान ने मिस्र पर 300 साल हुकूमत की। 51 क़बल मसीह में जब क्लोपेत्रा के बाप का इंतकाल हुआ तो क्लोपेत्रा उस वक्त सिर्फ 17 साल की थी। मिस्र के रिवाज और कानून के मुताबिक ख़ानदान की बड़ी लड़की तख्त की वारिस बन सकती थी, लेकिन इसके लिए उसे अपने छोटे भाई से शादी करनी पड़ती। लिहाजा क्लोपेत्रा को अपने 12 साला भाई से शादी करना पड़ी और इस तरह ये दोनों मिस्र में तख्त नशी हुए। दरअसल ये मिस्र का रिवाज था और वहाँ एक बहन की भाई से शादी करना कोई बुरी बात नहीं समझी जाती थी। हुकूमत के तीसरे साल देगर उमरा के भड़काने पर क्लोपेत्रा के भाई ने मुकम्मल इख्तियार अपने हाथ में लेकर उसे जिलावतन कर दिया। क्लोपेत्रा ने शाम जाकर हुकूमत दोबारा हासिल करने के लिए फ़ौज इकट्ठी करना शुरू कर दी, लेकिन वो जानती थी कि जब तक किसी बड़े ताकत का साथ नहीं मिलेगा वो मिस्र के तख्त को हासिल नहीं कर सकती। इसलिए उसने उस दौर के सबसे बड़े जंगी कुव्वत रोम के शहंशाह जूलियस सीज़र से रब्ता किया। क्लोपेत्रा को किसी तरह मालूम हुआ था कि जूलियस सीज़र खूबसूरत लड़कियों का दिलदादा है। क्लोपेत्रा खुद निहायत ही हसीन थी। उसने एक जुआ खेलने का फैसला किया। उसने खुद को एक कालीन में लपेटा और अपने एक ख़ास आदमी के ज़रिया इस कालीन को जूलियस के दरबार तक पहुंचा दिया। ऐसा ऐन मुमकिन था कि जूलियस सीज़र उसे पकड़कर उसके भाई के हवाले कर देता और वो उसे कत्ल कर देता, लेकिन क्लोपेत्रा को अपने हुस्न और जूलियस के हुस्न परस्ती पर इतना एतमाद था कि उसने अपना ये आखिरी पत्ता खेलने का इरादा कर लिया था। जब जूलियस सीज़र के सामने कालीन खोला गया तो उससे क्लोपेत्रा बरामद हो गई। क्लोपेत्रा के तवक्के के ऐन मुताबिक जूलियस सीज़र उसके हुस्न का दीवाना हो गया। उसने उसके भाई के मुकाबले में क्लोपेत्रा की हिमायत का ऐलान कर दिया। जूलियस सीज़र रोम का ताकतवर तरीन बादशाह था। क्लोपेत्रा ने जूलियस की मदद से मिस्र पर दोबारा कब्ज़ा करके अपने भाई का काम तमाम कर दिया, लेकिन मिस्र की मलका बनने के बाद रिवाज के मुताबिक इस मर्तबा क्लोपेत्रा को अपने 11 साला भाई से शादी करना पड़ी। हुकूमत संभालने के बाद वो जूलियस सीज़र के पास रोम पहुंची और उसके दिल की रानी बन गई। जूलियस सीज़र क्लोपेत्रा के पीछे इस कदर दीवाना हो गया कि उसने पूरे रोम को अपने एक जर्नैल मार्क एंथोनी के हवाले कर दिया और खुद दिन रात क्लोपेत्रा के साथ अय्याशियों में मशगूल हो गया। लेकिन जल्द ही एक साजिश के ज़रिया जूलियस सीज़र को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद क्लोपेत्रा मिस्र वापस लौट गई। कहा जाता है कि मिस्र वापस पहुंचने के बाद उसने अपने भाई को भी जहर देकर मरवा दिया। जूलियस सीज़र की मौत के बाद रोम में खाना जंगी शुरू हो गई। सीज़र का करीबी दोस्त एंथोनी दावेदार की हैसियत से सामने आया। क्लोपेत्रा ने इस जंग में किसी की भी हिमायत नहीं की, जिस पर मार्क एंथोनी ने उसे बुलाकर इसकी वजह जाननी चाहिए। लेकिन जब क्लोपेत्रा अपने तबाहकुन हुस्न लेकर उसके सामने आई तो वो भी उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया और उसके साथ मिस्र आ गया। क्लोपेत्रा के साथ कुछ अरसा गुजारने के बाद उसे रोम वापस लौटना पड़ा।
इसके जाने के बाद क्लोपेत्रा ने इसके जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। 32 कबल मसीह में ऑगस्टस ने मार्क एंथोनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लिहाजा जब मार्क की शिकस्त यकीनी हो गई तो क्लोपेत्रा ने एंथोनी को मिस्र वापस लौटने का मशवरा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो मिस्र के लिए रवाना होते, मार्क एंथोनी के पास ये झूठी खबर पहुंचाई गई कि क्लोपेत्रा को कत्ल कर दिया गया है। दिल गिरफ्तार होकर एंथोनी ने खुदकशी कर ली। ऑगस्टस रोम की तरफ एक अजीम फौज लेकर बढ़ रहा था। क्लोपेत्रा को ये खबर मिली कि ऑगस्टस फतह के बाद रोम की बाज़ारों में क्लोपेत्रा की नुमाइश करवाने का इरादा रखता है। लिहाजा उसने खुद को सांप से डसवाकर 39 साल की उम्र में खुदकशी कर ली। यूं मिस्र की तारीख का एक बाब बंद हो गया। क्लोपेत्रा अपने हंगामा खेज ज़िंदगी के बदौलत न सिर्फ तारीख के किताबों में हमेशा के लिए जिंदा जावेद हो गई, बल्कि क्लोपेत्रा ने तारीख में खुद को एक अजीबो गरीब सहर अंगेज़ हुस्न की मलका और होश की पुजारन के तौर पर पेश किया, जिसने इक़्तिदार हासिल करने के लिए अपने हुस्न का इस्तेमाल किया था। उसकी साजिश से बहुत सी सल्तनतें ज़वाल पजीर हुई और बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए। क्लियोपेत्रा को कई मुसन्निफीन ने अपनी तख्लीक़ात का हिस्सा बनाया और शेक्सपियर जैसे मुसन्निफ़ ने क्लियोपेत्रा की शख्सियत पर ड्रामे लिखे और कई मशहूर फिल्में भी बनाई गई। आज के कई कॉस्मेटिक ब्रांड्स और मेकअप की दुनिया क्लियोपेत्रा की ही देन है, क्योंकि मेकअप की इजाद क्लियोपेत्रा ने ही की थी और इस ज़मीन पर वो पहली औरत थी जो अपने नाखून और होंठ सुर्ख करती थी। क्लियोपेत्रा एक बाहिम्मत और चालाक औरत थी। अगर सीज़र ना मरता तो करीब करीब पूरे रोम को वो अपने कब्ज़े में ले चुकी थी, जो बड़े बड़े जाबाज नहीं कर पाए थे।